बंगाल में चुनाव के समय तो शांति थी, फिर चुनाव के बाद इतनी अशांति क्यों हो गई? क्या शिवेंदु थे निशाना? क्या ममता का हाथ सीआई के साथ था? चलिए इन सब विषयों पे हम लोग बात करते हैं। मैं हूं शरद तिवारी, आपका शरदी को साथ में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चुनाव के समय 2.5 लाख केंद्रीय बल मौजूद थे और जो बंगाल का इतिहास रहा है उस इतिहास को दरकिनार करते हुए, यानी न चुनाव से पूर्व न चुनाव के मध्य में हिंसा नहीं हुई। हाँ, एक हिंसा हुई थी, छोटी मोटी हिंसा आप कह सकते हैं, जान माल की हानि नहीं हुई थी। जान माल की हानि में सिर्फ एक हुआ था, जो कांग्रेस कार्यकर्ता को मार दिया गया था, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो फिर अब चुनाव के बाद ऐसी हिंसा क्यों? जबकि आप देख रहे होंगे कि लोग जो है खुशियाँ मना रहे हैं। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। चुनाव के बाद जो है आप देखेंगे कि जो यहाँ तक कि सचिवालय के जो अधिकारी लोग हैं, सचिवालय में जो काम करने वाले लोग हैं, जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, मुख्यमंत्री वहाँ काम करते हैं, उनके अंतर्गत काम करने वाले लोग भी खुशियाँ मना रहे हैं। पुलिस को खुशियाँ मनाते हुए देखा गया, नाचते हुए देखा गया, झूमते हुए देखा गया। गाँव में जगह जगह बंगाल के छोटे छोटे इलाकों से वीडियो आ रहे हैं। आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा अरे क्या था वहां? क्या सबको रोक दिया गया था? सबको बांध दिया गया था? क्या इतनी तानाशाही थी कि कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था? और शायद अगर आप इसको अलग अलग अर्थों में देखेंगे ना तो वो आपको नजर आएगा। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में भी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी अशांति क्यों है? इतने लोग खुश हैं, सारे लोग, मंदिर खुल रहा है, नया नया मंदिर खुल रहा है, सारी जगह खुशियाँ मनाई जा रही है। उसके बाद ये अशांति अचानक से कैसे होगी, जबकि 2.5 लाख सीआरपीएफ तो अभी भी वहाँ मौजूद है? क्योंकि गृह मंत्री जो अमित शाह, उन्होंने कहा था कि हम वहाँ रहेंगे, 60 दिन तक रहेंगे चुनाव के बाद। ममता बनर्जी तो दिल्ली और इधर उधर हैं, तो फिर अशांति क्यों? क्या इस कारण से तो नहीं कि ममता बनर्जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया? उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे मारा गया है, मुझे पीटा गया है, मुझसे जो है जीत छीन ली गई है, 100 सीटों पे हमसे जीत छीनी गई है, तो मैं तो इस्तीफा नहीं दे रही, न राज्यपाल के पास जा रही। मैं होगा तो कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक जाऊंगी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट? क्या वाकई ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो वो मुख्यमंत्री बनी रह सकती है? क्या ऐसा कभी हो सकता है? अगर आप पीछे देखेंगे तो ऐसी घटनाएं तो थोड़ी बहुत हुई हैं कि मुख्यमंत्री, लेकिन चुनाव हारने के बाद नहीं हुई है। हाँ, ऐसा हुआ जैसे केजरीवाल जी थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं जेल जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बना रहूँगा, वहाँ से किया। उस समय एक स्थिति गड़बड़ हुई थी। लेकिन अक्सर जो होता है वो इस्तीफा दे ही देते हैं। जैसे हेमंत सोरेन थे, जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि चुनाव हार गई हैं, तो क्या उसके बाद वो इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या वो मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं? अगर संविधान की बात की जाए, जिसके बारे में कि अक्सर बातें होती हैं और विपक्षीय पार्टियां खास करके जो हैं इंडी गठबंधन जिन्हें कहते हैं, वो इसके बारे में जब बात करती हैं, संविधान बचाने की बात करती हैं, तो संविधान की बात कर लेते हैं। तो संविधान कहता है कि कोई भी सरकार 5 साल से ज़्यादा नहीं रहती। जो अपना पहला जो उनका जो मीटिंग होता है शपथ लेने के बाद, उस मीटिंग से पूरे 5 साल तक वो रहती है, और 5 साल जिस दिन पूरा होता है अपने आप अगले दिन वो सरकार निरस्त हो जाती है और राज्यपाल जो है नई सरकार का गठन कर सकता है। और राज्यपाल के पास जैसे ही चुनाव आयोग जीत की सारी के सारी रिपोर्ट दे देता है, उस रिपोर्ट के बाद राज्यपाल अपनी मतलब इच्छा कहें या फिर कहें कि देख करके, रिजल्ट को देख करके कि कौन बहुमत में है, कौन सत्ता बना सकता है, कौन सरकार बना सकती है, कौन बहुमत साबित कर सकता है, उसके हिसाब से वो लोगों को आमंत्रित करती है। जैसे तमिलनाडु में देखिए कि विजय के पास सबसे ज़्यादा सीट थी, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि मतलब विजय मिलने के बावजूद भी राज्यपाल ने कहा नहीं, आप बहुमत अभी साबित नहीं कर सकते, तो आपको नहीं बुलाया जा सकता। आप पहले बहुमत साबित, मतलब अपनी पूरी जो है बहुमत को पूरा करके आओ, तब मैं आपको बुलाऊंगा। उसी तरह से यहाँ पे बंगाल में सीधे सीधी है कि बीजेपी ने जो है 207 से जीती हुई है, तो बीजेपी को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बहुमत से ज़्यादा सीट है। वहाँ तो बहुमत नहीं था, कुछ सीटों की कमी है, जो अब देखते हैं 10 सीटों
कमी है वहाँ पे, तो 10 सीट चाहिए। कांग्रेस 5 दे रही है, लेकिन 5 फिर भी बाकी रह जाता है, तो 5 मिलने को तैयार नहीं है। तो इस कारण से वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ सी स्थिति है। तो चलिए वो तो अलग स्थिति है, तो ये राज्यपाल के हाथ में है, राज्यपाल बुला सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 7 तारीख को ही ये सरकार निरस्त हो जाती है। अब राज्यपाल आज के दिन बुला सकते हैं, और 9 तारीख को तो वैसे भी आप देखेंगे शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हुए आपको दिख जाएंगे। तो मुख्यमंत्री के तौर पे तो नहीं है। कोर्ट जाएंगी तो कोर्ट भी संविधान के तौर पे तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो वो तो निरस्त ही हो जाएगा। हाँ, अगर आप ये साबित कर सकते हो कि इसमें धांधली हुई है आपके साथ आपके चुनाव पे, तो सिर्फ आपका होगा ना, क्योंकि पहले ही अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुनेंगे ना, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, क्योंकि लोगों ने खुद वोट डाला है। और अगर फिर आप यहाँ के लोगों का जिस तरह का वीडियो आ रहा है, उस हिसाब से तो ये भी साबित हो जाएगा कि लोग भी जो है इससे खुश हैं, कहीं पे कोई विद्रोह नहीं हो रहा, हार के बाद खुशियां मनाई जा रही है। तो फिर आप साबित कैसे करोगे कि आप मतलब जीत रहे थे, क्योंकि लोग ही तो वोट डालते हैं, लोग ही खुशियां मना रहे हैं जीत पे, क्योंकि विरोध तो कहीं नहीं हो रहा। तो फिर वहां तो दिक्कत हो जाएगी। तो दूसरी बात ये थी। अब ममता के बारे में ही बात कर लेते हैं। जब ममता आई थी 2006 में, और लग रहा था ऐसा कि वो उसी साल जीत जाएंगी, और मीडिया ने बहुत बड़ा कवरेज दिया था उन्हें, उनके घर पे जाकर के कि देखो ये चप्पल पहन के चलने वाली महिला सीपीएम को उखाड़ देंगी अब। लेकिन हालांकि उस साल वो जीत नहीं पाई, सीपीएम और भी बहुमत से आ गया था। तो कहा जा रहा है, अभी कहा जा रहा है कि ममता का हाथ जो है ना सीआईए के साथ हो सकता है। ममता बनर्जी सीआईए की एसेट थी। वो इसलिए कहा जा रहा है कि सीआईए इस तरह के कामों में लगा रहता है, जैसे बांग्लादेश में आप देखो, नेपाल में देखो, या और भी देशों में देखो, वो सत्ता परिवर्तन में रखती है। तो वो पूरे भारत में एक साथ नहीं कर सकती, तो भारत में वो अलग अलग जगह पे सीआईए का हाथ, जैसे कि मणिपुर के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ भी सीआईए जो है अपना, अभी कुछ दिन पहले सीआईए का एक अधिकारी पकड़ाया गया था, आपने देखा होगा, यूक्रेन और अमेरिका का एक नागरिक पकड़ाया था। वो यूक्रेन का, अमेरिका का जो नागरिक था, वो विश्व में अलग अलग देशों में जाकर के इसी तरह से सत्ता परिवर्तन में आगे बढ़ करके मतलब षड्यंत्र करता है। तो क्या सीआईए का हाथ है उसमें? क्योंकि सीआईए अभी अभी बांग्लादेश में भी शेख हसीना को हटाने में मतलब कामयाब हुए थे, जमायते को सपोर्ट दे करके। और कहा जाता है ममता बनर्जी जमायते का सपोर्ट करती थी, इसी कारण से वो बॉर्डर को जो है सिक्योर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इन्होंने सीपीएम से ही सीखा था ये चीज़ कि जमायतों को यहाँ लाओ, वोटिंग करवाओ, वोटिंग के बाद चले जाओ। सीपीएम ये करती थी, जो कहा जाता है, क्योंकि बॉर्डर को सुरक्षित नहीं करना, बॉर्डर को फेंसिंग से रोकना, ये चीज़ जो है उन पे संदेह पैदा करता है। और इसलिए इन पे मतलब कि मजबूत बात को रखता है ये बात कि सीआईए का हाथ हो सकता है ममता पे, क्योंकि उस समय सीपीएम यानी वामपंथियों का गढ़ था, और सीआईए वामपंथियों के खिलाफ लड़ा था, यानी कि रसिया चाइना के खिलाफ लड़ने वाला सीआईए चाहता था कि वामपंथी यहाँ से हट जाए, उनका एक मजबूत गढ़ गिर जाए, और इसीलिए उन्होंने ममता को सपोर्ट किया होगा। हालांकि ममता भी चुनाव जो है वो जीत करके आई थी, तो ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोगों को इधर उधर कर दिया, वो नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें सपोर्ट इस अर्थ में हो सकता है कि चलो ठीक है, बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आप अच्छे हो, आप जीत सकते हो। अब अंदर से कितना सपोर्ट या पैसे का या ये मामला जो आपका, तो डीप स्टेट वो तो अलग मैटर है, वो तो जांच के बाद ही पता चल सकता है कि डीप स्टेट ने कितना मदद किया। तो उसी की वजह से जो है ये ममता जब उसके बाद आई और 2021 में जब जीतती है, जब बीजेपी सिर्फ 77 सीट पे रह जाती है, कहा जाता है कि शायद बीजेपी उसी समय जीत जाती, लेकिन ममता ने उस समय रैगिंग की, जिस तरह से जहांगीर खान वाला जो आपको मामला दिखता है, जिसके बारे में पहले भी वीडियो देख चुका, तो उसी समय जीत जाती। और इसी कारण से उसके बाद जो है जब ममता जीत जाती है, तो उसके बाद से उनका तानाशाह ज़्यादा बढ़ जाता है और जनता जो है त्रस्त रहती है। और इसी कारण से जब इस बार चुनाव होता है तो उनके सारे दाव पेच खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ वहाँ मौजूद थी। सीआरपीएफ ने क्या किया जिसकी वजह से शांति हुई थी, कि सीआरपीएफ ने किया कि जो जो गुंडे फैलाने वाले, जैसे चुनाव के समय क्या होता है ना, जो जो उपद्रवी तत्व होते हैं ना, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार करने की वजह से क्या था, मेन उपद्रवी तत्व जो थे हर एक
दोनों पोल से पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिसकी वजह से अशांति नहीं हो पाई और सीआरपीएफ का डर उन्हें बना रहा, क्योंकि दूसरे जो छोटे भैया जो होते हैं वो उतना नहीं करते अगर बड़े नेता गिरफ्तार हो जाए तो, उनके बड़े लीडर गिरफ्तार हो जाए तो। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ ना कि भाई अब चुनाव तो खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, तो उन्हें छोड़ दिया गया। जब उन्हें छोड़ दिया गया तो फिर अब शुरू हुआ है कांड। अब जिस तरह से शिवेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया, पीए को चंद्रनाथ जी को जो मारा गया था, तो संदेह पैदा होता है। संदेह ये पैदा होता है कि पहले तो मारने वाले जो थे वो एक्सपीरियंस वाले थे, मतलब प्रोफेशनल थे। जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया गया, प्लान करके टारगेट किया गया, तो कहीं ये पीए ना होकर के शिवेंदु अधिकारी भी तो हो सकते थे, क्योंकि सबको पता है कि शिवेंदु अधिकारी 90% चांस है अगर बीजेपी ने कुछ इधर उधर ना किया तो वो मुख्यमंत्री बनने वाले। तो सीआईए या फिर जो इसमें वहाँ की जो ताकतवर जो लॉबी थी, जो ममता सरकार के साथ मिली हुई थी, जो चला रही थी, या फिर अन्य लोग जो षड्यंत्रकारी हैं कि वो चाहते हैं कि बंगाल अस्थिर रहे, वो बीजेपी को या फिर सरकार को ये दिखाना चाहती हो कि भाई पीए तो केवल टारगेट नहीं था, टारगेट आप थे, आपको कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। तो आप ज़्यादा बवाल या फिर आप ज़्यादा खुश ना हो, भले ही आप सत्ता में आ चुके हो, लेकिन पावर अभी भी हमारे पास है, हम जब चाहें तब जो है आपको निशाना बना सकते हैं। और यही देखिए ना, हर बार चुनाव के बाद अक्सर होता था कि जो पार्टी जीतती थी ना वो हत्याएं ज़्यादा करती थी, यानी जो हारती थी ना पार्टी उसके घरों पे ज़्यादा हमला होता था, उसके कार्यकर्ता ज़्यादा मारे जाते थे। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है कि जो पार्टी जीती है ना उसके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उसका अधिकारी मारा जा रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि शिवेंदु ही निशाना थे, क्योंकि वो मतलब निशाना इसलिए पीए को बनाया गया कि भाई देखो इस प्रोफेशनल ढंग से हमारे पास प्रोफेशनल भरे पड़े हैं, हम कहीं भी किसी को भी निशाना बना सकते हैं। क्योंकि जब तक में आप पुलिस व्यवस्था को सब कुछ दुरुस्त करोगे तब तक में तो बहुत सारा कांड हो जाएगा। और इसी बीच में आप देख रहे हो कि 5-6 लोगों की तो हत्या हो चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी भी बोल रही है कि उनकी भी पार्टी के 3 लोगों को मार दिया गया, बीजेपी के भी 3-4 लोगों को मार दिया गया, एक तो पीए ही खुद है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सीआरपीएफ वहां पे है तो फिर शांति क्यों नहीं हो पा रही है? अब क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? उन उपद्रवी तत्वों को फिर से गिरफ्तार करो। जब तक आप गिरफ्तार नहीं करोगे ना कुछ नहीं हो सकता, तो उन्हें गिरफ्तार करो, तभी ये शांति हो सकती है। और जब तक कि रेस्ट ना हो जाए ना, उन पे केस करो, उन पे जांच करो, पहले गिरफ्तार करो कि भाई आप उपद्रवी तत्व हो, क्योंकि उनके बारे में कुछ ना कुछ रिपोर्ट तो है ही, फिर उन पे मुकदमा चलाओ, उन पे मुकदमा चलाओ, पता तो करो कि क्या कैसे है। ठीक है सरकार अभी नहीं बनी, 9 तारीख को सरकार बनेगी, उससे पहले, लेकिन इस 9 तारीख के बीच में यानी कि एक दिन के बीच में और कितने कांड हो सकते हैं? तो जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की तैयारी है, एक्शन लीजिए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इतनी जल्दी ये लगता नहीं है कि शांत होने वाला है, और क्या क्या निकल के इससे आता है। और आप क्या सोचते हो उसके बारे में आप जरूर कमेंट करना, और इसे जरूर लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।